हाँ भाई, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार। और आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं बच्चों, आज है श्रेष्ठा स्कीम का ये पहला वीडियो है। श्रेष्ठा और पीएमएसओसी योजना है। पीएमएसओसी योजना के बेटा अभी तक फॉर्म नहीं आए हुए हैं, श्रेष्ठा के फॉर्म चले हुए हैं। श्रेष्ठा के जो आवेदन है ना, वो एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए होते हैं और पीएमएसओसी के जनरल और ओबीसी वालों के लिए होते हैं। तो ये दोनों एग्ज़ामों का एक ही सिलेबस है और इनको कराने वाले भी एजेंसी एक ही है। जो परीक्षा इनकी कराती है वो भी एक ही एजेंसी कराती है और एक जैसा सिलेबस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज से इसका पहला चैप्टर। और इस चैप्टर का जो है क्लास 9th के लिए है और क्लास 11th के लिए, ये दो क्लासों के लिए ही तैयारी कराई जाती है इसकी। तो आज जो ये वीडियो है ये क्लास 9th के लिए है। तो इसमें जो पहला चैप्टर है रेशनल नंबर यानी परमेय संख्याएँ। तो परमेय संख्याओं में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे संख्याओं के प्रकार। ठीक है, सबसे पहले आप लोग है ना हेडिंग डाल लो संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार में सबसे पहला टाइप है प्राकृतिक संख्या। इसको अंग्रेजी में बेटा नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। वे संख्याएं जिनकी मदद से हम किसी भी वस्तुओं की या किसी भी चीज़ों की गणना करते हैं। वे संख्याएं जिनकी मदद से हम गणना कर सकते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे क्या कहते हैं 1 2 3 4 5 6 है ना, डॉट 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 इस तरीके। ये सारी संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अगला टाइप देखिए बेटा, इसमें दूसरा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर्स। अगर इसमें जीरो आप जोड़ देंगे, 0 + n है ना, जैसे 0 1 2 3 4 इस तरीके से आप लिख देंगे। डॉट डॉट का मतलब है आगे चलने वाली, और इसको दिखाते हैं W से। ठीक है, ये पूर्ण संख्या हो गई। इसके बाद अगला टाइप आता है पूर्णांक। पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं I से। हाँ भाई, अब देखिएगा इसमें ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक। जब संख्याओं को चिन्हों के साथ लिख दें तो वो पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, ये जो है डिजिट्स हैं इनको चिन्हों के साथ आप लिख देते हैं तो क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। अब जैसे है ना, ये -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ठीक है, डॉट 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 और इधर भी डॉट डॉट। इस तरीके से इसको कहेंगे पूर्णांक। समझ में आ रही है बात। अब देखिएगा इसमें ये दो प्रकार के होते हैं बेटा। एक तो जो प्लस के साथ आ रहे हैं ये धनात्मक पूर्णांक है, और जो ये माइनस के साथ आ रहे हैं ये ऋणात्मक पूर्णांक है। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये आपके पूर्णांक हो गए। समझ में आ गई। अब देखिए इधर ये जीरो बेटा ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। जीरो क्या, केवल पूर्णांक है। जीरो केवल पूर्णांक है, धनात्मक होता है ना ऋणात्मक। जीरो केवल पूर्णांक है। जीरो इज ए ओनली इंटीजर, ना इधर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, अब इतनी सी बात समझ में आ गई आपके। ये तीनों प्रकार समझ में आ गए। अब आगे चलते हैं।
चौथा टाइप परमेय संख्या, जो कि आपका सिलेबस है, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो क्या है, इसमें देखिए परमेय संख्या में क्या है, परमेय संख्या से पहले एक चीज़ को समझ लो बेटा, जो बहुत ज़रूरी है, और इसमें जो है श्रेष्ठता में ज़्यादातर इस शब्द का प्रयोग होता है, तो ये समझ में भी आना चाहिए। अब जैसे आपसे एक चीज़ पूरी इसमें है, ये दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक। एक और चीज़ समझ लीजिए, ऋणोत्तर। अगर इस तरीके का कोई दिखा हुआ है ऋणोत्तर पूर्णांक, इसका क्या मतलब होता है, ऋणोत्तर का मतलब है नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसमें क्या होगा बेटा, ये जीरो और प्लस पॉजिटिव इंटीजर, इस तरीके से समझ में आ गया। बस जीरो शामिल हो जाता है। ऋणोत्तर का क्या मतलब हो जाएगा, ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक नहीं है, ऋणात्मक नहीं है। तो जीरो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक, तो जीरो भी इसमें शामिल होगा, धनात्मक तो हो गया होगा। ठीक है, तो वो ये चीज़ है। अब आगे चलते हैं परमेय संख्या पर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं। हाँ भाई, परमेय संख्या देखिए भाई, परमेय संख्या है रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परमेय संख्या कहलाती हैं। अब एक चीज़ देखिएगा, P/Q में जहाँ P/P और Q कैसे हैं, पूर्णांक हैं, ठीक है, और Q जीरो नहीं है, Q जीरो नहीं है। हाँ, जैसे है ना, इनके उदाहरण समझ लो, जैसे 1/2, 2/3 है ना, 4/5 है, ये सब क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, हाँ भाई, अगला टाइप देखिएगा, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। इनकी अंग्रेजी बेटा तुमको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आगे यही सब काम में आने वाला है। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5, पाई डॉट। अगला देखिए वास्तविक संख्या।
परिमेय संख्या को और अपरिमेय दोनों को मिलाकर परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। और इनको दिखाते हैं आर से। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जैसे इसमें ये भी हो जाएगा, देखो 1/2, 0, 1 सब कुछ इसमें आ जाएगा, √2, √3, पाई, यानी ये इतने प्रकार के जितने भी तुमने टाइप पढ़े हैं ये सारे टाइपों को मिला के अपरिमेय संख्या मिल जाती है। ठीक है, तो ये थी बेटा नंबरों के प्रकार। चलिए अब कुछ और बातें करते हैं। हाँ ये बच्चों देखिए, ये इधर अभी तक आपने ना संख्याओं का प्रकार देखा, अब ये क्या है, परिमेय संख्याओं के प्रकार हैं कुछ स्पेशल, और इनको भी समझ लीजिए, इनसे भी बहुत सवाल आते हैं सीधे सीधे श्रेष्ठा में। तो सबसे पहला टाइप है देखिए सम संख्याएँ। सम संख्याएँ क्या होती हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, वे संख्याएं जिनके इकाई के अंक पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। इकाई का अंक तो समझते हो, सबसे पहला अंक दाएं की तरफ से सबसे पहला अंक को इकाई का अंक कहते हैं, है ना। जैसे ये लिखा है 123, 1234 में इकाई का अंक ये होगा, क्या होगा, सबसे पहला वाला। तो कोई एक अंक होना चाहिए इकाई का अंक है, तो इनमें से कोई एक है, ठीक है। या फिर वो संख्याएँ 2 से पूरी कटी हैं, ये दोनों ही परिभाषा अपने आप में सही है। तो वे संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। जैसे देखो इधर 22 है, 22 में इकाई का अंक कितना है, 2, 30 में 0, अगर यहाँ 430 कर लो तब भी 0 ही है। कितने भी अंकों की हो, केवल इकाई का अंक चेक करना है अपन को, तो ठीक है। यहाँ 44 है, यहाँ 56 है, यहाँ 68 है, ठीक है, इनके इकाई के अंक है, इस तरीके से चेक लेते हैं। 2 है, 0 है, 4 है, 6 और 8 है, तो ये कहते संख्या हो गई, सम संख्या हो गई। अब देखिए विषम संख्याएँ। वे संख्याएँ जिनके इकाई के अंक पर 3, 5, 7, 9 में से कोई एक अंक हो, यहाँ भी कोई एक अंक हो, ठीक है। कोई एक अंक हो तो वे संख्या या वे संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं, ऑड नंबर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ऑड नंबर कहलाती हैं। अब देखिए इधर जैसे 21 है, इसके बाद 33 है, 44, 55 है, ये आपका जो है ना, जो भी 5 अंकों की संख्या, इसका इकाई अंक 7 है, ठीक है। आगे 169 है। तो इस तरीके से हम जो है पहचान लेते हैं कौन सी संख्या सम है और कौन सी विषम है। चलिए 2 प्रकार और हैं, उन्हें भी और समझते हैं। हाँ भाई देखिए, ये तीसरा टाइप है आवाज़ संख्या है, और इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत महत्वपूर्ण प्रकार है, इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर। तो समझ लीजिए इसको, वे संख्याएँ जिनके केवल और केवल 2 अलग अलग गुणनखंड हों, केवल और केवल 2 अलग अलग गुणनखंड हों, वे संख्याएं आवाज़ संख्याएं कहलाती हैं। या फिर जैसे कह लो कि जो संख्याएं या तो स्वयं से कटें या एक से कटें, या तो स्वयं से कटें या एक से कटें, वो संख्याएं कैसी कहलाती हैं, आवाज़ संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे ये 2 है, तो 2 के देखो 2 गुणनखंड होंगे, 1 गुणा 2, 3 के हैं 1 गुणा 3, है ना, 5 का 1 गुणा 5, ऐसे ही अगला है 7, है ना, 9 नहीं है, अगला है फिर 11, ठीक है, इस तरीके से। अब ये यहाँ कुछ बिंदु हैं, इनको समझ लीजिए। जैसे 2 एक अकेली ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो 2 एक सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। सम अभाज्य संख्या केवल एक ही है, वो है 2। आगे देखिए 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है 3। अगला देखिए 11 जो 11 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसके बाद 97 जो है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। आगे देखिए 101 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, और 997 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ये महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। अब एक टेबल बना लीजिए जिसमें 1 से लेकर 100 तक की संख्या लिखेंगे आवाज़, ठीक है। हम देखिए इधर है ना, 1 से लेकर 10 तक बेटा 4 संख्याएं होती हैं, 2 3 5 7, है ना। 11 से लेकर 20 तक 11 13 17 19,
21 से लेकर 30 तक 23, 29, 31 से लेकर 40 तक 2 होती हैं, 41 से लेकर 50 तक 3 होती हैं, 51 से लेकर 60 तक 2 होती हैं, और 61 से लेकर 70 तक 2 होती हैं, 71 से लेकर 80 तक 3 होती हैं, 81 से लेकर 90 तक 2 होती हैं, 91 से लेकर 100 तक केवल 1 होती है, वो है 97 से। इस तरीके से देखो ये संख्याएं होती हैं टोटल 25 है ना। 1 से लेकर 50 तक ये कितनी बैठेंगे 15, और ये बैठेंगे 10, और टोटल हैं 25। सीधे सीधे सवाल पूछ लेता है बेटा कभी कभी है ना, 91 से लेकर 90 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या है, या कौन सी अभाज्य संख्या है, उनके 4 विकल्प दे सकता है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है 1 से लेकर 25 तक 9 अभाज्य संख्याएँ होती हैं, है ना। 1 से लेकर 50 तक 15 होती हैं, 1 से लेकर 100 तक 25 होती हैं, और 1 से लेकर 200 तक 46 होती हैं अगर आ जाए तो। ये तो होती हैं आपकी अभाज्य संख्याएँ, और इनके बारे में मैंने पूरा डिटेल में बता दिया आपको। चलिए अब देख लेते हैं भाज्य संख्याएँ कौन सी। हमें देखिए इधर इसमें क्या है, अगला टाइप है और आखिरी टाइप भी है भाज्य संख्याएँ, या इनको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, है ना। वे संख्याएं जिनके अलग अलग 2 से अधिक गुणनखंड हों, है ना, 2 से अधिक गुणनखंड हों, वो भी अलग अलग वो कहलाती हैं भाज्य संख्याएँ। ठीक है, जैसे पहली भाज्य संख्या होती है 4 के आप गुणनखंड करेंगे तो कितने हो जाने, देखो इधर 1 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 6 का करेंगे तो 1 गुणा 2 गुणा 3, है ना, और आप 8 का करोगे तो कितने हो जाएंगे 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इस तरीके से ये संख्याएं कैसी कहलाती हैं, जो है भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब एक पॉइंट और समझ लिए, देखिए 0 क्या है, समपूर्णांक है या सम संख्या। ठीक है, क्योंकि ये 2 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए 1 ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, क्योंकि 1 के मैंने कहा था अलग अलग गुणनखंड होने चाहिए। 1 के तो कितनी बार गुणनखंड कर लो, और 1 ही आना है कितनी बार भी, है ना। तो इसलिए ये 1 ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। अभाज्य में क्या है, केवल 2 हों, लेकिन 1 के तो बहुत सारे हो सकते हैं। भाज्य में क्या है कि 2 से अधिक हों, लेकिन वो संख्याएं कैसे हों, अलग अलग हों। तो ये थे बच्चों संख्याओं के प्रकार। अब इसी चैप्टर का जो दूसरा भाग है उसमें चलते हैं, और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और उससे भी 1-2 सवाल पूछा जाता है आपका। तो चलिए उसमें सीखेंगे आप संख्याओं के नियमों के बारे में। हाँ देखिए बच्चों, पहला नियम है आपका, इसमें जनरली आपके 4 से 5 नियम आते हैं। मैं एक करके सभी के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहला नियम है समवर्त प्रगुण, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोजरिटी या क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। किन्हीं 2 संख्या, किसी भी प्रकार की संख्याओं को जोड़ने पर उसी प्रकार की संख्या हमको प्राप्त होती है, तो हम उस संक्रिया पर समवर्त नियम लागू होता है। ये हमेशा संक्रियाओं पर लगता है। संक्रियाएं जान लीजिए मोस्टली जनरली 4 होती हैं, है ना। योग फॉर एडिशन, एडिशन माने अगर जोड़ने को योग बोलते हैं, है ना, एनसीईआरटी में। घटाने को व्यवकलन बोलते हैं, व्यवकलन अंग्रेजी में सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और गुणा करने को गुणन बोलते हैं, है ना, मल्टीप्लिकेशन। और डिवीजन भाग को बोलते हैं। ठीक है, जिसको पूर्वांचल में भागा बोलते हैं ना, वही भाग क्रिया संक्रिया। इस तरीके से ये 4 संक्रियाएँ प्रमुख, और इनके चिन्ह बने हुए हैं। अब देखिए तो इसको समझ लीजिए, जैसे मैंने 2 पूर्ण संख्या ली, 5 और 7, कितना हुआ जोड़ने पे 12 हो रहा। 12 भी अगर पूर्ण संख्या मिली है हमको, तब हम क्या है कि 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तब हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के योग पर समवर्त नियम लागू होता है। इस तरीके से ये रिजल्ट हमको मिलता है। ठीक है, ऐसे अगर 2 पूर्णांक जोड़े हैं तो पूर्णांक को जोड़ने में पूर्णांक मिलना चाहिए। 2 परमेय संख्या जोड़ रहे हैं हम, तो 2 परमेय संख्याओं जोड़ने में परमेय संख्या मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर लीजिए। और मैं बता ही दे रहा हूँ, जो समवर्त नियम है ना, ये समवर्त ये प्रगुण है, ये योग पर और गुणन पर, योग व गुणन पर सभी प्रकार की संख्याओं पर लगता है। जितनी टाइप की मैंने लिखाई हैं संख्याओं पर लागू होता है। आगे देखिए व्यवकलन यानी घटाने में केवल पूर्णांक पर लगता है, ये केवल पूर्णांक पर लागू होता है। ठीक है, अगर कोई सवाल आ जाए तो आप सीधे सीधे बता दीजिएगा उसका ऑप्शन सही। चलिए दूसरा टाइप देखते हैं बेटा।
हाँ मैं देखिए इधर ये कह रहा है किसी भी दो प्रकार की संख्याओं के क्रम बदलने पर अगर हम उन्हें जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं या गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं, तो अगर हम उनके क्रम चेंज कर दें तो उत्तर नहीं बदलना चाहिए, है ना। अगर ऐसा है तो उस संक्रिया पर क्रम विनिमय लगता है। जैसे मैंने 3 में 5 जोड़ा या 5 में 3 जोड़ो, उत्तर 8 ही आना है। 3 में 5 की गुणा करो या 5 में 3 की गुणा करो, उत्तर 15 ही आना है। बाकी देखिएगा इधर, जैसे मैंने 3 में से 2 घटाया तो उत्तर आया 1, अगर हमने 2 में से 3 घटा दिया तो उत्तर आया -1। तो यहाँ घटाने पर नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है, अलग अलग आ गया ना। तो ये 3 - 2 बराबर नहीं है 2 - 3 के। ऐसे ही भाग में भी नहीं लगेगा। भाग में अगर करेंगे, देखिए इधर 2 का भाग 3 में, 3 का भाग दिया 2 में, तो उत्तर आया 3/2। और 2 का भाग अगर इसमें दे रहे हैं तो ये उत्तर आ रहा है 2/3। दोनों संख्याएं बराबर नहीं है तो ना भाग पर लगता है, ठीक है, तो नहीं लागू है। समझ में आ गई बात। दो संख्याओं के क्रम बदलने पर हमारा उत्तर में कोई चेंज ना हो तो क्रम विनिमय लगता है। अब देखिए इधर ये लिखा हुआ है सभी प्रकार की। सभी प्रकार का मतलब हो रहा है जो हमने टाइप आपको सिखाए हैं 3 से 4 प्रकार, उन सभी प्रकार की संख्याओं में केवल योग पर और गुणन पर लगता है, योग व गुणन पर लगता है। केवल परमेय संख्या की बात हो रही है ना, अपरमेय संख्या की। हाँ देखो इधर जैसे ना साचर नियम ये क्या, 3 संख्याओं के क्रम बदलने पर उत्तर हमारा अपरिवर्तित रहना चाहिए, है ना, जो आंसर है। सेम क्रम विनिमय की तरह वहाँ 2 संख्याओं का क्रम बदल लेते हैं, यहाँ 3 का बदल रहा है, तो वही है। ये भी केवल बेटा योग और गुणन पे लागू होता है। इनका एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे मैंने लिखा 2 + 3 + 4 या 2 + 3 + 4। अब इसमें क्या किया मैंने, पहले 3 और 4 को जोड़ा है, फिर उसमें 2 को जोड़ा है। यहाँ क्या किया, पहले 2 और 3 को जोड़ा है, फिर उसमें 4 को जोड़ा है। तो जोड़ने पर कैसे भी जोड़ लीजिए उत्तर कितना आ रहा है, 9 ही आ रहा है। आगे देखिए इधर मैंने है ना पहले 3 और 4 की गुणा में 2 की गुणा करी है, तब भी 24 आ रहा है, और 2 और 3 की गुणा यानी 6 में 4 की गुणा करी है, उत्तर तभी भी 24 ही आ रहा है। तो कैसे भी कर लीजिए, गुणा और योग में उत्तर वही आता है। तो क्या क्या कह सकते हैं, संख्या कोई भी हो, इनकी योग और गुणन पर साचर नियम लागू होगा, एसोसिएटिविटी लॉ लागू होगा। अब अगला टाइप देखिएगा बेटा, हाँ भाई बच्चों देखिए इधर अगला है नियम चौथा, वितरण नियम। किन्हीं 3 संख्याओं के लिए 2 का योग व अंतर में किसी तीसरे की गुणा पहले दूसरी व पहले तीसरी के योग के, है ना, गुणा के योग के अंतर के बराबर होती है। देखिए इधर जैसे मैंने लिखा AB + C बराबर AB + AC। अब देखो इसको जैसे मैंने लिखा 2 + 3 + 5, तो ये 2 × 3 + 2 × 5 के बराबर होगी। जैसे इसको सिद्ध, जहाँ कोई चिन्ह नहीं वहाँ गुणा का चिन्ह होता है 8, और 3 दूनी 6 + 10, ये हो जाएगा 16, और 8 दूनी 16। ऐसे ही अंतर वाला है 2 × 5 - 3, 2 × 5 - 2 × 3, 2 × 2, ये 5 दूनी 10, 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, है ना। इस तरीके से आप इन्हें, ये इसको बोलते हैं वितरण नियम बेटा, ठीक है। अगला करेंगे तो ये अगले 2 पॉइंट और रहेंगे, उन्हें और समझ। हाँ इस तरह किसी भी संख्या में वह संख्या जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने पर वही संख्या प्राप्त हो तो वह संख्या उस संख्या का तस्मक अवयव कहलाती है। इसका मतलब ये होता है बेटा, जैसे हमने किसी भी संख्या, 2 संख्याओं को जोड़ रहे हैं, तो अगर है ना जोड़ने पर इसमें ऐसी संख्या जोड़ना कि ये 2 का 2 का रह जाए, 3 में ऐसी संख्या जोड़ना कि 3 का 3 ही रह जाए, तो वो एक ही संख्या होती है, वो है 0। तो इसलिए जोड़ने और घटाने के लिए तस्मक अवयव है वो 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। तस्मक अवयव को आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। गुणा भाग के लिए 1 होता है। जैसे 2 में किस संख्या का भाग दें कि जो है संख्या 2, उत्तर 2 आ जाए। 3 में किस संख्या का भाग दें कि उसके उत्तर 3 आ जाए, तो वो हर एक संख्या के लिए 1 ही रहेगा, तो संख्या बड़ी हो चाहे कितनी भी छोटी हो, ठीक है। ऐसे ही जोड़ के लिए संख्या कितनी भी 4 अंकों की हो, 10 अंकों की हो, उसमें 0 जोड़ देंगे तो वही संख्या आपको मिलेगी। तो इसलिए योग और घटाने के लिए 0 होता है, गुणा और भाग के लिए 1 होता है। चलिए लास्ट पॉइंट है प्रतिलोम अवयव, उसको लिख लीजिए।
इसके बाद ये चैप्टर फिनिश है आपका। हाँ भाई, ये देखिए प्रतिलोम अवयव इनवर्स एलिमेंट, किसी भी संख्या में जोड़ घटा गुणा भाग करने पर उस संक्रिया का तत्समक अवयव मिल जाए तो ऐसी दोनों संख्याएं एक दूसरे का गुणा प्रतिलोम कहलाती हैं। ठीक है, प्रतिलोम अवयव कहलाती हैं। अब देखिए जनरली दो तरीके के होते हैं, योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे माने 2/3 में कितना जोड़ेंगे, 0 मिल जाए। 0 ही क्यों मिले, क्योंकि 0 जोड़ने का क्या है, तत्समक अवयव है। ऊपर क्या बात हो रही है, तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो माइनस के 2/3, तो यहाँ पर क्या है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस के 2/3, और माइनस के 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम प्लस के 2/3 होगा। ऐसे ही 1/2 में कितने की गुणा करें कि 1 हो जाए, तो 1/2 की। 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 और 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम 2 होगा। इस तरीके से अगर जनरली इन जनरल बात कर लें तो A का गुणात्मक प्रतिलोम बना पौने और A का योगात्मक प्रतिलोम माइनस के, यानी कि अगर चिन्ह चेंज कर देंगे तो योगात्मक मिल जाएगा। अगर प्लस की संख्या है तो माइनस का कर दिए, माइनस का है तो प्लस का कर दिए, और बट्टे मैंने ऊपर की संख्या नीचे कर दी है तो गुणात्मक मिल जाता है। ठीक है, नीचे की संख्या ऊपर कर दो, ऊपर की संख्या नीचे कर दो। अगर बट्टे चेंज कर दोगे तो गुणात्मक प्रतिलोम मिल जाएगा। चलिए आगे कुछ पॉइंट और समझ लीजिए, इसके बाद ये चैप्टर। हाँ भाई, तो इन जनरल अब ये 3 पॉइंट और समझ लीजिए, बात इसके बाद अब देखिए इधर गुणात्मक प्रतिलोम को इस किताब में व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल भी बोला गया है। ठीक है, रेसिप्रोकल भी बोला गया है। आगे देखिए शून्य का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। ठीक है, आगे क्या, -1 और 1 गुणात्मक ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका गुणात्मक प्रतिलोम वही होता है। देखिए -1 में -1 की गुणा करेंगे तभी 1 मिलेगा, और 1 में 1 की गुणा करेंगे तब भी 1 मिलेगा। ठीक है, और हमें 1 ही चाहिए गुणा के लिए, समझ में आ गया। तो -1 और 1 एक दो संख्या ही ऐसी हैं जिनका गुणात्मक प्रतिलोम वह स्वयं होती हैं, अगर ये सवाल आ जाता है ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनके गुणात्मक प्रतिलोम वह स्वयं होती हैं, तो कौन सा विकल्प सही करना है, -1 और 1 वाला। तो इस तरीके से आप है ना इनको कर सकते हो। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, और तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। और जो बच्चे अब तक हमारे चैनल से ना जुड़े हैं वो चैनल से जुड़ जाएँ सभी बच्चे, है ना। ये श्रेष्ठा और यशस्वी, ऐसा ना सोचें केवल अभी श्रेष्ठा के लिए, सेम सिलेबस है यशस्वी का। तो आप चाहे SC के हों या OBC के या जनरल के, किसी भी कैटेगरी के बच्चे हों, अगर आप 8 में पढ़ रहे हैं और छात्रवृत्ति लेना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल से जुड़े आएँ और इन वीडियो का लाभ उठाएँ। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।